हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने अपने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 3 में हमने बैड डेब्ट्स किए थे और उसके रिगार्डिंग एक एंट्रीज की थी। ठीक है, तो आज हम अपना अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेक्चर नंबर 4। आज के लेक्चर में हम स्पेशल एंट्रीज करेंगे। इन स्पेशल एंट्रीज में बैड डेब्ट रिकवर्ड, प्रीपेड एक्सपेंसेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसी ऐसी एंट्री करेंगे हम। ठीक है, तो चलो अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सम स्पेशल एंट्रीज तो देखते हैं। सबसे पहले बैड डेब्ट रिकवर्ड। बैड डेब्ट रिकवर्ड क्या होते हैं? बैड डेब्ट रिकवर्ड वो होते हैं जो हमने हमारे पीछे बैड डेब्ट हुए थे, अगर उन्होंने हमें कुछ पैसा वापस दे दिया। ठीक है, वो तो हमारी एंट्रीज में तो बैड डेब्ट हो ही गए। तो अगली बार तब वो पैसा देगा ना, रिकवर हो, तब हम मतलब बैड डेब्ट होने के बाद भी पैसा देगा, तो वो पैसा हमारा उसके अकाउंट, हम उसका नाम लिख के उसके अकाउंट में नहीं डालेंगे। ठीक है, हम बैड डेब्ट रिकवर्ड का अकाउंट बनाएंगे क्योंकि हमारे लिए वो बैड डेब्ट हो चुका है पहले ही। ठीक है, तो चलो अब हम देखते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड। समटाइम इट सो हैपन दैट द बैड डेब्ट previously written off are subsequently recovered. In such cases the following entry is passed: cash account debit to bad debt recovered account। ठीक है, मतलब कई बार बैड डेप्ट होने के बाद भी वो पैसा वापस कर देता है तो हम उसे बैड डेप्ट रिकवर्ड बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें वो तो इसमें एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट रिकवर्ड, क्योंकि हमारे पास कैश आया है और हमारा एक बैड डेब्ट रिकवर हुआ है, तो कैश डेबिट होगा और बैड डेब्ट रिकवर्ड क्रेडिट होगा, क्योंकि उसके पास से पैसा गया और हमारे पास आया है। ठीक है, देखो, केयर शुड बी टेकन दैट द पर्सनल अकाउंट ऑफ द डेबिटर शुड नॉट बी क्रेडिटेड बिकॉज द डेबिटर मस्ट बी हैव बीन क्रेडिटेड वाइल पासिंग द एंट्री फॉर बैड डेब्ट। इसमें क्या बोला गया है कि हम जो पर्सनल अकाउंट है ना डेबिटर का, उसको क्रेडिट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमने पहले ही क्रेडिट कर दिया था बैड डेब्ट को, तब हमारा बैड डेब्ट हुआ था वो। ठीक है, ये मैंने आपको भी पहले ही बताया था। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, उससे अगला हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो देखते हैं, इट इज़ क्वाइट कॉमन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज टू बी लेफ्ट with some expenses which are yet to be paid at the end of the accounting year due to one reason or the other. Such expenses are termed as outstanding expenses. These are the expenses which should have been paid during the current year but have not been paid. इसमें क्या बोला गया है कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारी बिजनेस में कॉमन होते हैं, कि कई बार किसी का पैसा देना बच गया या फिर किसी की सैलरी देनी बच गई, कोई रेंट देना बच गया। ठीक है, इसमें यही बोला गया है। तो अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इफ़ एन एम्प्लॉय इज पेड सैलरी एट द रेट ₹1000 पर मंथ, अगर हम किसी एम्प्लॉय को 1000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी देते हैं, इफ़ ड्यूरिंग द ईयर ओनली 11 मंथ सैलरी अमाउंटिंग टू 11,000 हैज़ बीन पेड, हमने उसको एक साल में 11 महीने की सैलरी तो पे कर दी, एक महीने की उसकी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, जो हमारे पास रहती, तो हम एंट्री क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट इज अ लाइबिलिटी, इट हैज़ बीन क्रेडिटेड बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज टू होम सैलरीज आर टू बी पेड। इसमें क्या बोला गया है कि ये सैलरी है जो, ये हमारी एक लाइबिलिटी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये हमारी लाइबिलिटी है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे बिकॉज इट हैज़ बीन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव का पर्सनल अकाउंट है, रिप्रेजेंटिंग द एम्प्लॉयज टू होम सैलरीज आर बीन पेड, जिसे हम सैलरी पे कर रहे हैं। ठीक है, उससे अगला क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होते क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हमने पहले पे कर दिए, टाइम आने से भी पहले पे कर दिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं मैं कि मैंने 12 महीने का रेंट देना था। हमारा साल कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से। मैंने उसको जुलाई में दिया। ठीक है, तो मैंने 1 साल का, तो हमारा अगली जुलाई में 1 साल पूरा होगा ना। 12 महीने की उसको मैंने रेंट दे दिया,
तो हमारे जो साल में जो अकाउंट एंड होते हैं वो कब होते हैं? 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई, जून ये जो है ये हमारे प्रीपेड हैं, ठीक है। हमने उसको प्रीपेड रेंट पे कर दिया, तो ये हमारी क्या है? एक तरह से एक एसेट है, ठीक है, जो हमें आगे 3 महीने पे नहीं करनी पड़ेगी अगले साल। तो देखते हैं भैया। There are certain expenses which are related to the next year but have been paid during the current year in advance. These are called prepaid expenses. मतलब जो अगले साल से रिलेटेड हो एक्सपेंस, वो हम करंट ईयर में पे कर देते हैं, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। द बेनिफिट ऑफ सच एक्सपेंसेस विल बी रिसीव्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर। इसका बेनिफिट हम अगले साल तक लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंटिंग ₹2,1200 is paid on 1st July 2016 for 1 year. Entry on 1st July will be made as under। मतलब हमने एक साल का इंश्योरेंस पे किया 1200 रुपये, कितने, कब? 1 जुलाई को, ठीक है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 1200 टू कैश। ये तो हमारी इस साल की एंट्री में होगा। जब हमारी बुक क्लोज होंगी, इंश्योरेंस फॉर मंथ 1 अप्रैल 2017 टू 30 जून 2017 इट इज ट्रीटेड एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगले साल जो 1 अप्रैल 2017 से 30 जून 2017 तक होगा वो हमारा प्रीपेड एक्सपेंस होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वो भी तो पे कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 300 से टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट 300, ठीक है, क्योंकि तब हम इसमें से निकालते हैं एक महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम निकाले तो 100 रुपये आता है, हमने साल का दिया 1200, ठीक है। 1200 को 12 से डिवाइड करना 100, तो 3 महीने का है जो अगला, वो हमने 300 रुपये, ठीक है, उसे 3 से मल्टीप्लाई कर 200 को। Prepaid insurance account is an asset. It has been debited because it is representative personal account and representative those person to whom payment has been made in advance. प्रीपेड इंश्योरेंस वो हमारा एक एसेट होता है। अगर हम बैलेंस शीट में इसको शो करेंगे तो एसेट साइड शो करते हैं बैलेंस शीट में, ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस को। उससे अगला हमारा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वैसे होता है, डेप्रिसिएशन होता है मतलब किसी भी चीज़ की वैल्यू घटना, ठीक है। जैसे हमने कोई मशीनरी खरीद ली, वो 10 साल तक चलेगी, ठीक है, ये बोल के खरीदी हमने, ठीक है। हम उसकी लाइफ टाइम 10 साल लगा के चलते हैं। वो हमने खरीदी 1 लाख की, हम 10% के हिसाब से उसका डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम हर साल कितना उससे चार्ज करेंगे? 1 लाख की थी, 10%, 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000। तो हर साल हम उससे 10,000 चार्ज करते चले जाएंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है, क्योंकि उसकी वैल्यू घट रही है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, हम कोई भी हम कार खरीद लेते हैं बाय चांस, ठीक है, किसी ने कार खरीद ली, तो उस कार की वैल्यू हर साल घटती चली जाती है, ठीक है। तो वही हमारा डेप्रिसिएशन है। बाय चांस अभी हमने खरीदी है, अगले साल उसकी वैल्यू कुछ और होगी, अगर हम उसे कंपनी में चेक करवाते हैं जाके, उससे अगले साल और घटी मिलेगी, उससे अगले साल और, वही हमारा डेप्रिसिएशन है, ठीक है। तो देखते हैं, इट इज़ द परमानेंट एंड कंटिन्यूइंग डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट ऑन एन अकाउंट ऑफ वियर एंड टीयर एंड पैसेज ऑफ टाइम। किसी भी चीज़ की परमानेंट कंटिन्यूइंग वैल्यू डिक्रीज होना उसके मतलब यूज होने से, ठीक है, उसे ही हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंसेस थ्रू इट इज़ नॉट पेड इन कैश। ये एक बिजनेस एक्सपेंसेस तो है, लेकिन ये कैश में पे नहीं किया जाता। डेप्रिसिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट सिंस इट Depreciation is the permanent and continuing decrease in the value of asset on an account of wear and tear and passage of time. It is a business expense through it is not paid in cash. Depreciation is a nominal account since it represents a loss and hence it is debited asset will be credited as its value reduced due to depreciation. ठीक है, तो इसकी कोई भी इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अगर मशीनरी का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो मशीनरी आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट। कार का कर रहे हैं तो टू कार अकाउंट। उससे अगला हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट।
In order to ascertain the true efficiency of the business, it is a normal practice to charge business with interest or the real profits earned by the business। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मतलब हमारी कैपिटल पे इंटरेस्ट, ठीक है, ब्याज। हम किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी चेक करने के लिए क्या करते हैं? उसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, हर साल अपना इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। और उसी हिसाब से हमारा प्रॉफिट्स, जो रियल प्रॉफिट हम अर्न करते हैं बिजनेस से, उससे हम अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लेते हैं अलग से, ठीक है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे पास आ रहा है, ठीक है, बिजनेस के पास, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। Such interest is a loss from a point of view of the business, and therefore according to the rule of nominal account, interest account is debited in the journal entry. The amount of such interest is gain from the point of view of the proprietor. His capital is increased by the amount of interest, and therefore the capital account is credited in the journal entry। ठीक है। इसमें क्या है, जो हमारी कैपिटल है वो हर साल इंक्रीज होती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें जुड़ता है तब, ठीक है, क्योंकि हम हर साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करते हैं, किससे? अपनी कैपिटल से, ठीक है। बाय चांस अगर हम इसी कैपिटल को कहीं और लगाते और वहाँ से इंटरेस्ट चार्ज कर, वहाँ से भी हमें इंटरेस्ट मिलता, ठीक है। इसीलिए हम अपने बिजनेस से इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हर साल। उससे अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। ये क्या होता है? किसी भी ड्राइंग पे ब्याज निकालना, ठीक है। हम इंटरेस्ट क्यों निकालते हैं ड्राइंग पे? अगर कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जो, वो हम किससे चार्ज करते हैं? मतलब कोई भी प्रोप्राइटर हुआ, जो हमारे बिजनेस में पार्टनर है, या फिर कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, जो वहाँ से ड्राइंग्स निकालता है ना बिजनेस से, ठीक है, पैसे लेता है ड्राइंग्स के तौर पे, उससे हम इंटरेस्ट चार्ज करते हैं ड्राइंग का, ठीक है। देखो, इफ़ द फर्म अलाउज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट शुड अलाउज also charge interest on drawing made by the proprietor. Such an interest is an expense for the proprietor and gain to the business। ये किसी भी प्रोप्राइटर के लिए तो एक्सपेंस है और हमारे बिजनेस के लिए ये गेन है, ठीक है, क्योंकि उसे इंटरेस्ट मिल रहा है बिजनेस को। Hence an entry is made to be debiting to the drawing account and crediting to the interest account। तो इससे हम क्या करेंगे? ड्राइंग को तो हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंट में पढ़ा था, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? एक प्रॉफिट है, और जो बिजनेस के लिए वो इनकम है, ठीक है। तो हम इसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट करेंगे हमारी एंट्रीज में, ठीक है। स्पेशल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू गुड्स के रिगार्डिंग जो सम स्पेशल ट्रांजैक्शंस है वो क्या क्या होती हैं? सबसे पहले देखते हैं हम ड्राइंग इन गुड्स। जो गुड्स हैं बिजनेस से, हम उन्हें ड्राइंग के तौर पे निकालते हैं, ठीक है। तो हमारी क्या एंट्री होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। इसमें परचेजेज अकाउंट है जो, वो क्रेडिट होगा, और जो ड्राइंग अकाउंट है वो डेबिट होगा। इसमें हम परचेजेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि तब भी कोई प्रोप्राइटर है, वो अपने बिजनेस से कोई गुड्स निकाल रहा है, तो वो उसके कॉस्ट के तौर पे तो निकाल लेगा, ठीक है। तो हम उसमें से रिड्यूस कर देंगे अपने परचेजेज में से उसको। तो देखो, सम टाइम द प्रोप्राइटर विड्रॉ गुड्स फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज। तब वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, तो वो उसको परचेजेज को क्रेडिट कर देता है और ड्राइंग को डेबिट, ठीक है। क्योंकि जो उसके पास आई है उसके लिए ड्राइंग्स हैं, और जो इसके पास से गुड्स गए हैं बिजनेस के पास से, तो वो क्या है? परचेजेज। गुड्स को हम क्या लिखते हैं? परचेज लिखते हैं ना। तो उसके पास से गए हैं और इसके पास आए हैं, प्रोप्राइटर के पास आए हैं और बिजनेस के तरफ से गए हैं। तो बिजनेस की एंट्री में क्या होगी? हमारी फर्म की एंट्रीज में हमने देखा था रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। परचेजेज हमारे पास से गया है, तो ये हमारी एंट्रीज में क्रेडिट होगा, ठीक है। देखते हैं, परचेजेज अकाउंट इज क्रेडिटेड बिकॉज हैज अ रिजल्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन द नेट अमाउंट ऑफ द परचेजेज ऑफ द बिजनेस इज रिड्यूस्ड।
तब हम पर ड्राइंग करते हैं ना अपने बिजनेस से, तो हम उसको नेट परचेजेज जो होती है ना हमारी, उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। नेट परचेजेज निकल के आ जाती है हमारे पास। सेल्स अकाउंट शुड नॉट बी इज नॉट बी क्रेडिटेड सिंस द सेल इज नॉट टेकन प्लेस, ऑल्सो व्हेन द गुड्स गो आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, परचेज अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड एंड नॉट सेल्स अकाउंट, ठीक है। ये हमने किसी को बेचा नहीं है, अपने खुद के यूज के लिए निकाला है बिजनेस से, तो इसीलिए हम इसको परचेजेज अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ना कि सेल्स अकाउंट, ठीक है। उससे अगला गुड्स गिवन अवे है चैरिटी। अगर हम अपने बिजनेस में से गुड्स को चैरिटी के तौर पे दे देते हैं, ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। अब देखते हैं, चैरिटी अकाउंट विल बी डेबिटेड गुड्स आर गोइंग आउट ऑफ द बिजनेस एट कॉस्ट प्राइस, हियंस परचेजेज आर रिड्यूस्ड टू दैट एक्सटेंट एंड सच परचेजेज अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। उससे अगला है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगर हम गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक में फ्री सैंपल के तौर पे, जैसे हम देते हैं ना एडवर्टाइजमेंट के लिए कि आप सैंपल यूज़ करके देखो, अगर आपको अच्छा लगे तो हमें हमारा फीडबैक मिल देते हैं वो, और उसे यूज भी करते हैं आगे, ठीक है। इसे हम एडवर्टाइजमेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो क्या सम टाइम द गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एट द पोटेंशियल बायर इन ऑर्डर टू प्रमोट सेल्स, अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। हैज सच फ्री सैंपल्स कैन लेजिमेंटली बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसिस, जिसे हम एक्सपेंसिस ट्रीट करते हैं ऑन एडवर्टाइजमेंट के। द एंट्री विल बी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस इसमें किया जाना हमने, ऑल एक्सपेंसिस एंड लॉसेज आर डेबिट, ऑल इनकम एंड प्रॉफिट आर क्रेडिट। ये हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट। और इसमें है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। परचेजेज हमारे पास से गई हैं तो टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। और हमारी नरेशन में क्या होगा, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, ठीक है। उसके बाद लॉस ऑफ गुड्स बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। अगर हमारे गुड्स का लॉस हो जाता है, चोरी हो जाते हैं या आग लग जाती है गोडाउन में या कहीं और, ठीक है, तो हम क्या एंट्री करेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट अगर चोरी हो, टू परचेजेज अकाउंट। अगर आग लगे तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट, ठीक है। अगर हमारे गुड्स का इंश्योरेंस हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इन केस ऑफ गुड्स वर इंश्योर्ड, तो अगली एंट्री क्या होगी इनके साथ है, एक एंट्री, दो एंट्री और होगी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट या फिर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय फायर। क्योंकि यहाँ पे हमने डेबिट किया था तो यहाँ पे हमने क्रेडिट कर दिया ना, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कंपनी को दिखाया कि हमें लॉस हुआ, ठीक है। अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें पेमेंट करती है, फुल क्लेम पेमेंट करती है या फिर हाफ करती है, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अगर वो फुल क्लेम हमें पूरा पैसा वापस देती है जितने का हमें लॉस हुआ है या हमने दिखाया है, ठीक है, तो नरेशन में क्या आएगा, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। इफ़ इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट एडमिट फुल क्लेम, अगर इंश्योरेंस कंपनी हमें फुल क्लेम ना दे तो हम क्या एंट्री करेंगे, जितना पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट, जितना रह गया, जितने का हमें लॉस हो गया, P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास से पैसा गया और हमारे पास आया है, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हमारी में और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में क्या होगा, इंश्योरेंस क्लेम पार्सली एडमिट एंड रिसीव्ड, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इससे अगले लेक्चर में हम अपने, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इससे अगली लेक्चर में हम अपनी इनसे रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करेंगे। जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है इस लेक्चर में, दो इलिस्ट्रेशन करेंगे इनके रिगार्डिंग जिनमें जर्नल एंट्री होंगी, ठीक है। वो मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।